नमस्कार। दृष्टि है इसके टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन का रिकैप। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संगम अकादमी मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विकसित हुई। कथन 2, प्रथम और द्वितीय संगम की कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। दूसरा सवाल था, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राज्य केवल चीन और भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसे असम से अलग करके 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। तीसरा सवाल था, बैंगनी क्रांति इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा रही। निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेवेंडर की खेती। चौथा सवाल है, स्टार प्रचारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है अथवा किसे नहीं, इस संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कथन 2, स्टार प्रचारक द्वारा चुनाव प्रचार पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। कथन 3, एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल किसी भी स्टार प्रचारक को नामांकित नहीं कर सकता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। पांचवा सवाल, खारे पानी के मगरमच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित हैं। कथन 2, इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के तौर पर शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। छठा सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया था। कथन 2, यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। कथन 3, 2022 के लिए इस दिवस की थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीपल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। सातवां सवाल था, EPFO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, EPFO सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। कथन 2, EPFO देश का प्रमुख संगठन है जो EPF और MP अधिनियम 1952 के तहत शामिल संगठित अर्ध संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। आठवां सवाल, मेसियर 77 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कॉन्स्टेलेशन सेटस में स्थित है। कथन 2, इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना छोटा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। नवां सवाल, ईट राइट इंडिया मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह FSSAI का एक फ्लैगशिप मिशन है। कथन 2, मिशन का उद्देश्य देश के नागरिकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। कथन 3, दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने सेहतमंद दिल्ली नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। और अंतिम सवाल था, पतंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पतंगे कीटों का एक पैराफाइलिटिक समूह है जिसमें शंखपंखी क्रम के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कथन 2, तितलियां एक मोनोफेलिटिक समूह बनाती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। देख लेते हैं हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर क्या पूछा था। सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका कुछ हिस्सा मयूरभंज हाथी अभयारण्य में स्थित है। कथन 2, यह एरिया मुख्य रूप से डोंगरिया, गोंद और मनकीरिया जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। जंगलों में लगने वाली आग का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में सिमिलीपाल रिजर्व के ग्रामीण सिमिलीपाल में लगने वाली आग को रोकने के लिए जागरूकता बैठकें कर रहे हैं। ओडिशा स्थित सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व सिमिलीपाल कुलडीहा हाथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है। इसे मयूरभंज हाथी रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ हाथी रिजर्व और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य। अतः कथन 1 सही है। एरेंगा खारिया और मनकीरिया नामक 2 जनजातियां सिमिलीपाल वन्यजीव अभयारण्य में निवास करती हैं। ये जनजातियां पारंपरिक कृषि गतिविधियों में संलग्न रहती हैं, जैसे बीज और लकड़ियों का संग्रहण। अतः कथन 2 सही नहीं है।
डोंगरिया कोंद जनजाति की आबादी मुख्य रूप से ओडिशा राज्य की दक्षिण पहाड़ियों और महानदी बेसिन में केंद्रित है। कुछ आबादी आंध्र प्रदेश के आसपास के जिलों में भी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, नॉन फंजिबल टोकनों का एक मानक मूल्य होता है जो इसके बदले विनिमय की गई वस्तु के लिए प्रदान किया जाता है। कथन दो, नॉन फंजिबल टोकनों को छोटे मूल्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता और इसका समान मूल्य के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। नॉन फंजिबल टोकन इन दिनों खबरों में है। NFT अपनी तरह की एक संपत्ति है। नॉन फंजिबल टोकनों को एक डिजिटल फाइल के रूप में समझा जा सकता है जिनकी विशिष्ट पहचान और स्वामित्व एक ब्लॉकचेन पर वेरीफाई होते हैं। नॉन फंजिबल टोकनों का कोई मानक मूल्य नहीं है, बल्कि इसका एक विशिष्ट मूल्य है जो इसके बदले विनिमय की गई वस्तु के लिए प्रदान किया जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। नॉन फंजिबल टोकन एक तरह की संपत्ति है जिसे किसी भी अन्य संपत्ति के समान खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि इनका कोई मूर्त रूप नहीं है और ये केवल प्रमाण पत्र के रूप में मौजूद हैं। NFT को छोटे मूल्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता और अन्य मुद्राओं के विपरीत इसका समान मूल्य के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दूसरा सवाल, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इनका विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कथन 2, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। कथन 3, ये प्रकृति में वाद योग्य नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। अतः कथन एक सही नहीं है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। अतः कथन 2 सही है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध हैं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में वाद योग्य नहीं यानी नॉन जस्टिसिएबल है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग का प्रभाव माना जा सकता है? 1 भूक्षरण, 2 भूस्खलन, 3 कार्बन श्रृंखला का टूटना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट में इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि आने वाले सालों और दशकों में जंगल की आग और भीषण हो सकती है। जंगल की आग एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह अधिक खतरनाक होती जा रही है और बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। हालिया रिपोर्ट ने इसके लिए जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। जंगल की आग अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि देशों में अनेक परिवार और समुदाय अपने भोजन, चारे और ईंधन के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। जंगल की आग छोटी झाड़ियों और घासों को जला देती है, जिससे भूस्खलन और भूक्षरण होता है। जंगलों के जलने से धुआं और जहरीली गैस का उत्सर्जन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पेड़ों के नष्ट होने से जलवायु परिस्थितियां बाधित हो सकती हैं और कार्बन श्रृंखला टूट सकती है। अतः विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। चौथा सवाल, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव का एक अहम गुण विद्युत का अच्छा चालक होना और ऊष्मा का कुचालक होना है। कथन 2, इसमें वह प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसके माध्यम से ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अतः कथन 2 सही है। थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव बहुत लंबे समय तक सामग्री के 2 सिरों के बीच तापमान के अंतर पर आधारित होता है। थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव का एक अहम गुण विद्युत का अच्छा चालक होना और ऊष्मा का कुचालक होना है। अतः कथन 1 सही है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक वित्तीय जांच एजेंसी है। कथन 2, यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 FEMA फेमा को लागू करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मुंबई में इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर पर छापे मारे हैं। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करने वाली एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत 1 मई 1956 को प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय निम्नलिखित कानूनों का प्रवर्तन करता है: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। छठा सवाल, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। कथन 2, इस वर्ष अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयर फोर्स के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक अभ्यास का यह 6ठा संस्करण है, अतः कथन 2 सही है। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 5 अक्टूबर 2019 में ओमान के एयरफोर्स बेस मासीराह में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में MiG-29 और C-17 विमान शामिल थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब MiG-29 लड़ाकू विमानों ने भारत के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। 7वां सवाल, डोनबास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आजोव सागर इसे क्रीमिया से अलग करता है। कथन 2, यहाँ कोयले के समृद्ध भंडार हैं। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रूसी समर्थक अलगाववादियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं और हालिया जारी संघर्ष में रूस इसे भुना रहा है। डोनबास दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इसके कुछ क्षेत्र पर आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त 2 अलगाववादी राज्यों का कब्जा हो गया था। इन 2 अलगाववादी राज्यों के नाम डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक हैं। डोनबास शब्द डोनेस्क कोल बेसिन का संक्षिप्त नाम है। यहाँ कोयले के समृद्ध भंडार हैं, अतः कथन 2 सही है। आजोव सागर इसे क्रीमिया से अलग करता है, अतः कथन 1 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानक न्यूनतम नियम के रूप में भी जाना जाता है? आंग सान सू की नियम, मंडेला नियम, थॉम्पसन नियम या फिर एनी फ्रैंक नियम? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मंडेला नियम। एक फ्रांसीसी नागरिक 1 साल से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने के कारण भारत से मुआवजा पाने की मांग कर रही है। इस मांग को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने अपना समर्थन दिया है। मंडेला नियम की बात करें तो दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम के रूप में अपनाया। इस नियम को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सम्मान में मंडेला नियम के रूप में भी जाना जाता है। नेल्सन मंडेला ने वैश्विक मानवाधिकार, समानता, लोकतंत्र और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए अपने संघर्ष के दौरान 27 साल जेल में बिताए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भाषा आंदोलन के पहले शहीद हैं? अब्दुल सलाम, अबुल बरकत, शफीउर रहमान या फिर रफीक उद्दीन अहमद? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रफीक उद्दीन अहमद। पश्चिम बंगाल सरकार मुर्शिदाबाद के बबला गांव में भाषा शहीद बरकत स्मारक बनाएगी। रफीक उद्दीन अहमद की बात करें तो इनका जन्म 30 अक्टूबर 1926 को मानिकगंज जिले के सिंगैर उपजिला गांव परील में हुआ था। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय और अन्य स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में बांग्ला भाषा को पाकिस्तान की राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों में से एक रफीक भी थे।
ढाका मेडिकल कॉलेज छात्रावास परिसर में हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान रफीक के सिर में गोली लग गई थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अतः कहा जा सकता है कि वे भाषा आंदोलन के संभवतः पहले शहीद हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। वहीं अबुल बरकत की बात करें तो उनका जन्म 13 जून 1927 को मुर्शिदाबाद जिले के बबला ग्राम में हुआ था। 1952 में अबुल बरकत उस जुलूस में थे जिसे 21 फरवरी को ढाका मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में विद्यार्थियों द्वारा चलाया गया था। जब पुलिस ने सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी की तो बरकत गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रफीक उद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 10, डोमिनिक गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कैरिबियन सागर में ग्रेटर एंटीलस श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कथन 2, कार्डिलेरा सेंट्रल को हैती में मासिफ डू नॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। डोमिनिक गणराज्य ने हाल ही में हैती के साथ अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को कवर करने के लिए एक दीवार का निर्माण शुरू किया। डोमिनिक गणराज्य वेस्ट इंडीज का एक देश है जो हिस्पानियोला के पूर्वी 2/3 हिस्से पर कब्जा करता है। यह कैरेबियन सागर में ग्रेटर एंटीलस श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अतः कथन 1 सही है। हैती एक स्वतंत्र गणराज्य भी है जो इस द्वीप के पश्चिमी हिस्से से सटा हुआ है। कार्डिलेरा सेंट्रल को हैती में मासिफ डू नॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के क्षेत्र में काम करने वाला भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। कथन 2, इसकी स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले संस्कृति मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कथन 3, गिसेला बॉन पुरस्कार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने स्थापित किया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।